खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ पुनः इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरण चुनाव अभी होना बाकी है। एक कल है और एक 7 तारीख को। कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा है। फोटोग्राफ्स हमने देखे हैं ट्विटर पे और मीडिया में, गाड़ियां टूटी हुई हैं। क्या मामला है? क्या इस तरह का डिस्परेशन है कि तकरार और झगड़े की स्थिति है? और क्या चल रहा है अगले 2 चरण चुनाव में, ये सब जानने के लिए जेपी सिंह साहब से हमने आग्रह किया था कि आइए हमारे दोस्तों को और हमें भी बताइए। स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? कल हंगामा हुआ कुशीनगर में। देखिए सर, ये चुनाव है और चुनाव में फ्रस्ट्रेशन में दूसरा पक्ष कुछ भी कर सकता है। कभी कभी हाथ से बाजी निकलती दिखाई पड़ती है तो भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। जी। तो प्रयागराज में है, जो आपने भी मीडिया में देखा होगा, हमने भी मीडिया में देखा होगा, और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का प्रमाण, जी। हमला करने वालों के फ्रस्ट्रेशन का प्रमाण है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, वो कितना फ्रस्ट्रेट हैं। ये इससे प्रदर्शित हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि हाथ से उनकी बाजी सरक रही है, इसलिए वो इतना फ्रस्ट्रेट है। जी। जी तो क्या है, 2 चरण में कितने सीट बाकी है? कल कहाँ कहाँ है? देखिए सर, करीब 113-12 इसी के आसपास है, मतलब सीटें। कल का चरण तो बलिया और उसके आसपास के इलाकों में है, और आखिरी चरण गोरखपुर में है, देवरिया में है। आखिरी चरण में ये बनारस, मिर्जापुर, भदोही, संभवतः गाजीपुर भी शायद संभवतः आखिरी चरण में है। अब गड्ढा में गड्ढा है सर, अब मतलब अगल बगल में वो यही पार्ट बचा हुआ है जिसमें आखिरी चरण में चुनाव होना है। 6वें चरण में बलिया गोरखपुर हो जाएगा, और एक प्रकार से 7वें चरण में बनारस और उसके आसपास प्रधानमंत्री का पूरा जो है जो क्षेत्र है वहां पर होगा। तो प्रधान जी तो बनारस में ही कैंप किए हुए हैं और कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जब कैंप करते हैं तो इक्वेशन। जी। अब वो जो है प्रधानमंत्री आज जो है गाजीपुर भी गए हैं, गाजीपुर भी 7वें चरण में उनके साथ है। अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और डैमेज भी कर रहे हैं सर। अच्छा, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और डैमेज भी कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा प्रणाम सबसे कहिएगा। 15 लोगों को आप जाके प्रणाम कीजिए, आप एक बात हमारी मानेंगे। अब इसमें दोनों बातें हैं, विनीत भाव से कह रहे हैं योगी जी अभी भी जो है 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलाने का दम्भ भर रहे हैं, और प्रधानमंत्री विनीत भाव से कह रहे हैं कि हमारा प्रणाम सब जगह कीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से कंट्राडिक्टरी है। ये निगेटिव पब्लिसिटी है कि मैं तो बड़ा बेनम्र हूँ, सारी बदतमीजी योगी जी के हिस्से में है। दूसरा है कि हमारे हाथ से निकल गया है, हमारी इज्जत रखिए। तीसरे इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। देखिए वो जो कालिदास वाला सुना है आपने ना, कि 1 उंगली और 2 उंगली वाला, जी। इसी तरह इसकी व्याख्या हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी प्रणाम करके लाभार्थी योजना है उसको याद दिला रहे हैं, क्योंकि लाभार्थियों को जो 5-5 किलो मिल रहा है। जी। हाल इस बात का है कि लाभार्थी अपने आप में कोई वोट बैंक नहीं है। लाभार्थियों में सभी जातियों के लोग हैं, और जातियों का जातियों के हिसाब से जो है मतलब बंटवारा है। और तमाम जातियों के लोग इतने बुद्धिमान भी नहीं है या इतने स्वाभिमानी भी नहीं कि केवल अपने कहने से जो है वोट देते हो। तमाम भी हैं जो विलेज बैरिस्टर कह लीजिए, या उनके जाति के नेता कह लीजिए, या उनके पंच कह लीजिए, उनके कहने से वोट देते हैं। जिधर वो देते हैं उधर वो सारे लोग जो है ब्लॉक वोट देते हैं, अपनी बुद्धि लगा के कहाँ वोट देते हैं। ये माना जाता है कि जो वोट मिला पूरे घर भर के लोगों ने उसी को वोट दिया। तो अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं कि हमको किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। ये स्थिति है। दूसरी बात ये कि जो हमने आपसे कहा कि वो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करके माहौल बना रहे हैं, कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब इसका एक फैक्टर समझ लीजिए आप, जी। सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक ये खबरें चलने लगी हैं कि प्रधानमंत्री जी या मतलब बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल है जितने, वो सारे से योगी के जो है वो सब वीडियो हटा दिए गए। अच्छा। तो अब अगर
योगी को डंप किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? एक तो है कि आप मान लीजिए धीरे धीरे उनको हरा के सीन से बाहर कर रहे हो, एक है कि छठवां सातवां चरण आते आते आपने उनको सोशल मीडिया से पूरी तरह डंप कर दिया। चौथे पांचवें चरण में के पहले हुआ कि साहब वहां के पोस्टर बैनर से हटा दिए गए। अब इसका क्या निहितार्थ है सर? अब ये तो भक्त लोग ही बताएं, भक्त लोग तो चुप्पी साधे हैं। और दूसरी बात यह है कि भक्त लोगों में हमारे पूर्वांचल में जो ठाकुर बिरादरी है, उसको जो है विशेष रूप से लग रहा है कि हम जो है अगर योगी को वोट नहीं देंगे तो योगी का हाथ मजबूत नहीं होगा। ब्राह्मण वोट फ्रैक्चर है, लेकिन ठाकुर वोट जो है वो काफी एकजाई है योगी को लेकर के, कैंडिडेट चाहे जो भी हो। अब ये सब स्थितियां हैं। बाकी तो जो स्थितियां पहले थी वही आज भी हैं, वही संघर्ष बना हुआ है। जगह जगह ब्राह्मण वोट जो है फ्रैक्चर हो रहे हैं, बाकी जो है यादव मुसलमान ये तो एकजाई है ही है। आपके अब की बार जो है वो मायावती का वोट जो लाभार्थी योजना में लोग कह रहे हैं कि प्रभावित हो रहा है, वो बीजेपी की ओर जा रहा है, एक अच्छा बड़ा चंक। अब ये तो जब चुनाव में वोटिंग पड़ जाएगी, वोट निकलेगा, तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो छठा सातवां चरण है, ये चरण भी जो हवा चल रही है उसके हिसाब से तो भाजपा के प्रतिकूल है। योगी को कहा जा रहा है कि गोरखपुर में इनका इलेक्शन फंसा हुआ है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो ब्राह्मणी विडो खड़ी हुई है, सुभावती देवी संभवतः नाम है उसका, अब उसका नाम भी हम जबान से उतर जा रहा है। अब वो घर घर रो रो एक प्रकार से भिक्षा की तरह वोट मांग रही है कि हमारे साथ न्याय करो, हमारे हस्बैंड को इस तरह डंप कर दिया गया, इस तरह उनकी जो है मौत हो गई, उसमें किसी ने जो है साथ नहीं दिया। अब अगर ब्राह्मण वोट योगी के खिलाफ चला जाता है और यादव मुसलमान जाता है, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है दूसरे पक्ष के लिए, क्योंकि वहां 55-56 हजार ही ठाकुर वोटर बताए जा रहे हैं, उसमें सैंथवार भी शामिल है। सैंथवार वो वोटर हैं जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, और सैंथवारों को जो वहां के बिसेन और श्रीनेत राजपूत हैं गोरखपुर देवरिया में ज्यादातर, तो श्रीनेत और बिसेन उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करते क्योंकि उनको कुर्मी मानते हैं। हालांकि कुछ में शादी ब्याह का वो जो है टूट गया है, मतलब शादी ब्याह होना शुरू हुआ, लेकिन अब वो जो आरपीएन सिंह है वो सैंथवार हैं, और उनको कुछ लोग कुर्मी कहते हैं, कुछ लोग सैंथवार कहते हैं। तो इसलिए जो है वहां अगर वो उनका वोट माइनस कर दें तब तो और कम हो जाएगा, वरना 55-56 हजार लोग बताते हैं कि जो है गोरखपुर सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठाकुरों का और सैंथवारों का मिल के वोट है। बाकी ब्राह्मणों का वोट, मुस्लिम वोट और यादव वोट मिला के जो है वो मेजॉरिटी बना रहा है। अब इसमें बनिया जिनको राधा रमन अग्रवाल या राधा कृष्ण अग्रवाल जो है वहां से लगातार कई बार से जो है वो क्या कहते हैं एमएलए रहते हैं, जो लगातार इनका चुनाव में परसेंटेज बढ़ता जाता है, अब की बार उनको हटा दिया गया है। अब वो बनिया में कितना वोट देता है इनको, या बनिया में वोट फ्रैक्चर होता है, तो बनिया वाला वोट अच्छा खासा है, वो अगर इनको मिलेगा तो इनका प्लस होगा। लेकिन कुल मिला के कांटे की लड़ाई है सर। योगी का स्वयं, योगी इस बार योगी ने बीच बीच में जा जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा भी रहे हैं, ये नहीं है कि योगी ने छोड़ दिया है। अखिलेश तो एक दिन चले गए थे तो लोग टांट मार रहे थे कि अखिलेश चले आए, मुलायम सिंह को ले आए करहल में, लेकिन गोरखपुर में योगी लगातार जब जब जो है बीच में टाइम मिलता है तो योगी जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि गोरखपुर हवाई अड्डे को केंद्र बिंदु मानकर 3 बार प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, कुछ देर रुके, फिर दूसरे जहाज से दूसरी जगह गए, फिर लौटे, फिर रुके, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह गए, और योगी वहीं गोरखपुर में थे, उन्होंने मिलने की कर्तसी भी नहीं निभाई। ये भी नहीं कि आखिरी बार वो मिल करके वहां से जाते, योगी भी अपना वहां से हवाई अपने विमान में जो है उड़े, हेलीकॉप्टर में, और योगी चले गए और दोनों की मुलाकात तक नहीं हुई। इस सब का राजनीतिक संदेश बहुत खराब जाता है। उनके कैडर्स में ये जाता है कि मतलब आपस में काफी विभेद है, वरना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए। और वो भी 3-3 बार आए, एक बार तो कम से कम मुलाकात हो। ये सब सिनेरियो है। अब बनारस में ही जमे हुए हैं, उन्होंने उसको केंद्र बिंदु बनाया, वहां 4-4 सीट का तो पहले से ही डिवाइड है, 2 सीट पे लड़ाई है। आपके अंसारी और राजभर के आने से बलिया में गाजीपुर में आपका जो है 7 सीट में 6 सीट पर जो है सपा गठबंधन भारी पड़ रहा है, ऐसे ऐसे तो दिखाई पड़ रहा है। अब वोट क्या निकलेगा ये तो पता नहीं, आप मोदी जी कितना उसमें परिवर्तन करेंगे, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना जो है मतलब बहुत जल्दीबाजी होगी। आपने एक बात शुरू में कही है कि बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज से योगी का वीडियो निकाल दिया। जी,
ये अच्छा 6वें साल जी। अच्छा, ये ये तो बड़ी सोशल, बात। ये हमको जानकारी ये सोशल मीडिया से मिली है। अच्छा 4 PM ने तो इस पे खबर बना के चला दी है अच्छा। जी, कि आखिरी दौर में जो है योगी को जो है वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने जो है सीन से बाहर किया। अच्छा, इसका मतलब कि थोड़ी स्थिति गड़बड़ ही लग रही है। अब क्या कहा जाए सर, मोदी क्या साहब के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये उनके कैंप करने, मोदी साहब के कैंप करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी साहब के कैंप करने से कुछ तो माहौल बनेगा ही नहीं। हो सकता है कि अंदर खाने तमाम लोगों को बुला के मिले, उनको सहेजें, उनसे वादे करें, उनको आश्वासन दें, उनको कहें कि जो गड़बड़ी हो गई उसको ठीक करेंगे। कुछ तो होगा ही अंदर खाने ना, तभी तो वहां कैंप कर रहे हैं। खाली किसी के आगे कैंप करने से तो कुछ होता नहीं, जब तक कि वो बाकी लोगों को बुला के माहौल ना बनाए, बाकी बाकी लोगों को बुलाए, गोपनीय मीटिंग करे। क्योंकि सार्वजनिक तो होने नहीं पाएगा कि कौन गया मिलने कौन नहीं गया। यहाँ हम्म, ये भारत जो है दिल्ली तो है नहीं कि जहाँ पूरा का पूरा कैमरा लगा के 3 दिन लोग बैठ के इंतजार करें कि अब गुरु कोई निकलेगा भीतर से या अब कोई भीतर जाएगा। जैसे आरूसी हत्याकांड, वो टोटल फंस गया आपके मीडिया की वजह से। मीडिया वाले जलवायु विहार के बाहर कैमरा लगा के बैठ गए कि कौन निकलेगा कौन जाएगा कौन बाहर होगा। अगर मीडिया वाले वहां ना बैठे होते तो जो हेमराज की लाश छत पे मिली वो कहीं और फेंकी हुई मिली होती या लापता हो जाती। हम्म। उसको निकालने का मौका ही नहीं मिला छत से हत्यारों को। सर, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बड़ी पार्टी है देश में, और उसके पीछे बहुत सारे सैकड़ों संगठन है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आरएसएस है, जो कि सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है। तो आरएसएस की क्या भूमिका चल रही है चुनाव में? वहां पे उसके प्रचारक कार्यकर्ता के क्या चल रहा है, वो समझना जरूरी है। देखिए सर, आरएसएस के नाम पर पेड वर्कर्स प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कहीं चुनाव हो रहा है तो दूसरे स्टेट के तमाम पेड लोग ला करके वहां जो है डंप कर दिए जा रहे हैं, और वो आरएसएस बन करके आपको वोट देने के लिए जाते हैं। कहते हैं जो आरएसएस का जो मूल कैडर था, जो 40-50 साल पुराना है, वो सब घर में बैठे हुए हैं, उनको सब इन लोगों ने किनारे कर दिया है। अच्छा। आदमी चाहिए जो अगर 5 बार आपसे मिले तो पांचों बार आपका पैर छूए। तो जो 40 साल 50 साल का आदमी हो क्यों 5 बार पैर छुएगा, आप बताइए। चालीस हम्म। पचास आदमी नहीं, 40-50 साल से जो आपके आरएसएस की कैडर रहा है, जो बीजेपी की राजनीति में रहा है, जो एक प्रकार से मूलाधार रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि संगठन के लिए काम करना रहा है, उन सबको तो इन्होंने किनारे कर दिया है। वो हम लोगों जैसे पत्रकारों से पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट रिजल्ट आएगा। उनको खुद नहीं मालूम कि क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। जो लोग रणनीतिकार थे, जो लोग जो है वो क्या कहते हैं चुनाव संचालित करते थे, वो सब अपने अपने घर में बैठे हैं। आपकी बात ये कई कई जब से मोदी जी का उभार हुआ है तब से ये प्रवृत्ति, जो मार्गदर्शक मंडल बना दिया, जो 75 साल के लोगों को डंप कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे लोगों का जो डंप कर दिया तो उसमें मिडिल रेंज के लोग भी डंप हो गए उनके साथ साथ। सब नए लोग आ गए हैं, नए लड़के आ गए हैं। और नया लड़के हुल्लड़ ब्रिगेड है, उनकी कोई उस तरह की लीनियंसी उस तरह नहीं है जो पुराने पुराने आरएसएस वालों की है। अब आरएसएस वाले, सवाल इस बात का है कि रातों रात आरएसएस से सपा तो नहीं हो जाएंगे ना, या कांग्रेस तो नहीं हो जाएंगे। वो रहेंगे तो अपने ही कैडर में। तो अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, तो नहीं निकल रहे हैं भाई, हम घर में बैठे हुए हैं। कहाँ निकले, किसके लिए निकले, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, टिकट पाने वालों में भी ज्यादातर वो लोग हो गए हैं जो आरएसएस के बाहर के लोग हैं, जो आयातित लोग हैं। अगर आज की डेट में आप अगर कई राज्यों में भाजपा को भाजपा भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस के लोगों को बुला बुला के अपने यहाँ डंप कर रहे हैं। अब उस कांग्रेसी के लिए आरएसएस वाला लगेगा? आप ही हमको बताइए, अगर उसको टिकट मिला तो भी। ये सब और बात है। फिर हिंदू आरएसएस, महासभा। आरएसएस में पैसे की संस्कृति हो गई है। आरएसएस की भी वो हो गई है कि मतलब उनको पैसा दीजिए तो वो आपके लिए निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। सब बहुत से फैक्टर्स हो गए। सब गंगा में बहुत पानी बह गया, उस तरह का जो है वो संगठनात्मक जो ये था कि हम लाई चना खाएंगे और हम आपके लिए प्रचार करेंगे, वो मामला नहीं है। हम्म। सत्ता में आने के बाद वो जो, सबका चरित्र आ गया है हाँ, वो चरित्र बदल जाता है। जी, क्लास करेक्टर बदल गया है।
अब ये हिंदू महासभा वाले क्या कर रहे हैं? हिंदू महासभा कहाँ है सर? अच्छा, वो खाली हिंदू महासभा कहीं नहीं है, उसके दो चार नेता स्वयंभू हैं जो अपने आप को हिंदू महासभा का नेता कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो जैसे उत्तर प्रदेश में शिवसेना नहीं है, लेकिन आपको शिवसेना के नेता मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम्म। शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हिंदू राष्ट्र बनने के मार्ग में अब रोड़े हैं। रोड़े क्या है सर? अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट 10 साल 20 साल के लिए तो फिर डंप हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली का रास्ता वहीं से आता है। इनका कुशासन याद रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर हाथ से निकली तो जब तक इनका कुशासन रहेगा, देखिए 4 साल 5 साल के अटल सरकार के बाद 10 साल ये सत्ता से बाहर थे, जबकि अटल सरकार और इनकी सरकार की तुलना कीजिए तो आपको लगेगा कि इससे तो बेटर ही थी अटल सरकार, इन दोनों में कहिए तो ये तो ऐसा करके जाएंगे कि जो अगले मतलब वो 10 साल तक नहीं रहे तो ये तो 25-30 साल का इंतजाम करके जाएंगे। आपको याद होगा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में एक समय में वहां के मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पर कांग्रेस और जनसंघ में होड़ चलती थी। कभी होता था कि कांग्रेस आ गई तो फिर होता था कि जनसंघ आ गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जनसंघियों ने ऐसा कर दिया कि फिर कई साल तक जनसंघ आई ही नहीं वहां। क्यों? क्योंकि जब इनका असली रूप कोई देख लेगा ना तो जल्दी रिपीट नहीं होगा। अच्छा। जी। अच्छा, ये सुने बीच में संजय जोशी भी गए थे इलाहाबाद। कौन? संजय जोशी। वो गोपनीय था सर, हम लोग पता नहीं चला। वो आए होंगे, मिल के लोगों से चले गए होंगे। हाँ, हम लोग को भी कुछ आइडिया लगा। एनीवेज, वो मुद्दे सुनने आया आपको था, वहां। लेकिन देखिए संजय जोशी आ रहे हैं तो उनका जो है उस तरह का पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो रहा है। वो आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, चले जाते हैं। वो बल्कि बाहर के लोग के दुनिया से या बाहर की मीडिया से हम लोगों को पता चलता है कि संजय जोशी आए और चले गए, है ना। उस तरह का खैर लिंक भी नहीं है कि कोई संजय जोशी से मिलवाए तो पता चले कि भाई संजय जोशी क्या सोच रहे हैं। तो आते हैं चले जाते हैं। तो वो है, अब आए भी होंगे तो संघ के काम से आए होंगे, फीडबैक लिया होगा कि क्या पोजीशन है, जाके वहां सीधे सीधे ऊपर जो है रिपोर्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी और कोई उनकी सक्रिय भूमिका उस तरह नहीं है। अच्छा, वहां पे इलाहाबाद में कब है, हो गया? हो गया। अच्छा, पांचवें इलाहाबाद चरण में। में। पांचवें चरण में। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जिस एरिया में 2 चरण में चुनाव बाकी है, उसमें आपको मंदिर वाला शहर बनारस भी, जहां पे बहुत डमरू पीटा गया था कि इतना मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कौन कौन से मुद्दे मंदिर के नाम पे वहां वोटिंग होगा क्या? देखिए, ये चाहे जितना सेंटीमेंट उभारे, इनका कुशासन इनके सेंटीमेंट पर अब की बार भारी पड़ रहा है। हम्म। का कुशासन मंदिर के मामले में भी है। मंदिर के मामले में यह है कि कभी विदेशी जो आपके यूरोप अमेरिका से भारत आते थे यात्रा के लिए, वो बनारस को लिखते थे ईस्ट ऑफ ईस्ट। उन्होंने लिखा है, एक कविता भी है ईस्ट ऑफ ईस्ट पर, ईस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। अब हम्म। का जो टोटल कल्चर ही आप खत्म कर देंगे तो काहे बात का फिर ईस्ट इज ईस्ट रह जाएगा। आप अगर बनारस को क्योटो और न्यूयॉर्क बनाएंगे तो ना वो क्योटो न्यूयॉर्क बनेगा और ना जो है वो बनारस रहेगा, चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। फिर जो हम्म। और न्यूयॉर्क से लोग आते हैं यहाँ और जर्मनी से आते हैं बनारस को देखने, तो उसमें कहीं ना कहीं ईस्ट इज ईस्ट का योगदान है। बनारस में कोई काशी का मंदिर देखने तो आता नहीं है, कोई हम्म। ताजमहल तो है। बनारस में तो बनारस का कल्चर देखने आता है। ये पता चला कि दो ओर से जो है गंवई महिलाएं पुरुष आ रहे हैं, अचानक उसमें स्त्रियों से स्त्रियों का मिलन हुआ तो पता चला कि अरे ये तो जो है नैहर और ससुरा का मिलन हो गया। दोनों हम्म। महिला बैठ के सड़क पर रोने लगी, आपस में भेंटने लगी। ये कहाँ कल्चर रह जाएगा जिस समय आप जो है वहाँ 5 स्टार सड़कें बना देंगे, 7 स्टार सड़कें बना देंगे। इस पट्टी वाला उस पट्टी में जा नहीं पाएगा। अपर लेन लोअर लेन बना देंगे, डाउन और अप लेन बना देंगे, एक तरफ से जाओ एक तरफ से आओ। तो भेंट कहाँ होगी जब वो गले से गले मिल के भेंट करेंगे। तो जो लोग आए उनके अंदर जो है निराशा व्याप्त होगी कि हम जो देखने आए तो वो यहाँ देखने को नहीं मिला। नहीं, हम्म। भारत में जो विदेशी आते हैं वो ताजमहल देखने और बनारस जरूर देखने आते हैं,
स्टेजिस देखने आते हैं। अब आपने स्टेज खत्म कर दिया। आप सरकार हैं, आप SEZ के लिए हजारों एकड़ जमीन ले सकते हैं, आप नया बनारस क्यों नहीं बनाते? कांग्रेस ने तो गांधीनगर अहमदाबाद के बगल में बना दिया कि अहमदाबाद बहुत कंजेस्टेड है, तो नई राजधानी जो है अहमदाबाद की जगह गांधीनगर रहेगी। आप नया बनारस बनाइए। आखिर पुरानी दिल्ली के साथ नई दिल्ली बन गई कि नहीं बन गई? आप पुरानी दिल्ली कोई नई दिल्ली बनाते रहते तो ना नई दिल्ली बनती और ना पुरानी दिल्ली रह जाती, चूचू का मुरब्बा बन जाती। और फिर जो नई दिल्ली के नाम पर जो सुनियोजित विकास हुआ है, वो हेयर एंड देयर मकान बनते, पतली पतली गलियां हो जाती, जो दिल्ली का स्लम एरिया है वो जो है नई दिल्ली हो जाता पूरा का पूरा। दिल्ली में भी तो ऐसे इलाके हैं ना जहाँ 10 बाई 15 गज के जमीन पर जो है कमरे पर कमरा, कमरे पर कमरा, कमरे पर कमरा, और सीढ़ी भी नहीं है, बीच में से डक्ट बना हुआ है, सीढ़ी लगा के पहली मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और फिर डक्ट बंद कर दिया जा रहा है, तो रात में सोते हैं लोग उसमें। है कि नहीं है दिल्ली में? तो कहने का तात्पर्य है कि आप नई बना वाराणसी बनाते, आप रामनगर की तरफ जमीन लेते, आप कहीं भी 4-5 हजार एकड़ जमीन लेके नई बना वाराणसी क्वेटो के हिसाब से बनाते, जैसे चंडीगढ़ बसा है, जैसे गांधीनगर बसा है, जैसे बेंगलोर बसा है, वैसे नया नया बनाते। आप पुराने में नया कर रहे हैं, न पुराना रह रहा है न नया हो रहा है। अब जो बनारस की गलियों का, जैसे कि पहले लोग नुमाइश देखने जाते थे, हर शहर में नुमाइश लगती थी पहले, तो नुमाइश में चक चक पक पक चक पक चक पक वो जलता था, नजदीक नजदीक दुकानें होती थी। अब जो है आपने पूरी बनारस की गलियों को तोड़वा के गंगा उसका बिल्कुल एकदम जो है चौड़ीकरण और वो सब करा दिया है। तो किसके लिए करा दिया है? बनारस के लोग तो नहीं चाहते थे ऐसा। आप दूसरा जो है बनाते, आप दूसरा जो है वो काशी विश्वनाथ से भी भव्य मंदिर बनवाते। आखिर अक्षरधाम मंदिर सब दोनों दिल्ली वाले और अहमदाबाद वाले नए ही है ना, लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो आपका नया वाला देखने जाते। आपने उनकी गलियों को तोड़ दिया, आपने सैकड़ों मंदिर उसमें तोड़ दिए। अब आप ये सोचिए कि इनके कैंडिडेट है नीलकंठ तिवारी वाराणसी मंदिर क्षेत्र से, और वहां से एक जो है वहां जो पुजारी हैं उसके मंदिर के, दीक्षित जी, उनके पुत्र दीक्षित जी खड़े हुए हैं और वो उनको बड़ी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, नीलकंठ तिवारी भाजपा को, वो सपा से खड़े हुए हैं दीक्षित जी। अब अगर ये सीट हाथ से निकल जाए बीजेपी की तो क्या होगा? फिर तो पहले चरण में ये मोहर लगेगी ना कि आपने जो चौड़ीकरण किया उसको वहां की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मंदिर को मैं पाखंड ही नहीं, मैं पाखंड तो मानता ही हूं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी मानता हूं कि ये भी एक रोजगार का जो है कारक है, कारण है। वहां जो मंदिर में पुजारी पूजा चढ़ाता है, जो और उसके सेवक 2-4 रहते हैं, चेला चाटी रहते हैं, उनके पूरे परिवार का भरण पोषण वो मंदिर करता है। आप अगर उस मंदिर को आपने बंद करा दिया तो 5 आदमी, और 5 आदमी के साथ 5-5 आदमी का परिवार, तो 25 आदमी तो भोजन विहीन हो गए ना। वो कम से कम भीख तो नहीं मानते थे। मंदिर में पूजा के ही नाम से चलिए आप चढ़ाते थे, श्रद्धा से आप चढ़ाते थे। कुछ उन्होंने अनुष्ठान करा दिया, कुछ पूजा पाठ करा दिया, तो कुछ और उनको मिल गया। तो एक प्रकार से वो जीविकोपार्जन ही तो कर रहे थे ना मंदिर के नाम पर। तो जीविकोपार्जन अगर कर आप उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करते, तो आपने मंदिर ही पूरा तोड़वा दिया चौड़ीकरण के नाम पर। एक मंदिर से समझ 25-25 आदमी का जो है समझ भोजन का हिसाब जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब काशी विश्वनाथ की गलियों में लोग जाते थे तो सिर्फ विश्वनाथ जी का ही दर्शन नहीं करते थे, वो अगल बगल में जो छोटे छोटे मंदिर थे सब खुला रहता था, श्रद्धा भाव से उसमें भी चले जाते थे। न 100 में 100 गए, 100 में 25 गए, 100 में 30 गए, 100 में 40 गए, इतने लोग जाते थे उन मंदिरों में, छोटे छोटे वाले में। क्योंकि कण कण में जो भगवान है ना, क्या कंसेप्ट है, तो कण कण में वो जो है वो अगर 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, जो है 2 रुपए का सिक्का ही अगर चढ़ा देते थे तो सोचते थे कि हमने भगवान को कुछ जो है चढ़ाया अपनी तरफ से। उससे उनका जीविकोपार्जन चलता था। आपने सारा तोड़वा दिया। आपने बनारस को बनारस नहीं रहने दिया और क्योटो न्यूयॉर्क बना नहीं। सर, मंत्री हैं केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह, बिहार के हैं, जी बोलते हैं बहुत ज्यादा। कल कह रहे थे कि सीरिया में लड़ाई हुआ था तो मोदी जी बहुत सारे छात्रों को छुड़ा के लाए थे। यूक्रेन में भारत के छात्र फंसे हुए हैं, भारत सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं गई है। आज मैं संजीव से बात कर रहा हूँ। क्या चुनाव में इसका कोई दिख रहा है, कोई चर्चा?
नहीं सर, इसका असर तो उसमें दिखेगा ना जो प्रभावित पार्टी होगी। जैसे प्रभावित मान लिया रोशनबाग इलाहाबाद में जहां मैं रहता हूं, अगर यहाँ का कोई है तो उस प्रभावित होने से पूरा जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं जो जानते हैं कि यहाँ का लड़का यूक्रेन में गया, फंस गया, उसको सरकार ला नहीं पा रही, तो उससे वो भले उद्वेलित होते, वरना ऐसे में उद्वेलित नहीं होंगे। अगर वो कोरोना में जो लाशें गंगा में बहाई गई उससे उद्वेलित नहीं हो रहे हैं, भक्त उसमें भी शक्ति ढूंढ रहे हैं, तो आप ये कैसे मानते हैं कि यूक्रेन में जो फंसा है उसकी वजह से यहाँ लोग उद्वेलित हो जाएंगे? हाँ, तो जब देखिए फिर एक मामला आ जाता है। अब आपको हम एक उदाहरण बता रहे हैं, आप किसी भी लेबर क्षेत्र में चले जाइए जहां लेबर यूनियनें हैं, आप देखेंगे कि जो अल्ट्रा लेबर यूनियन है, अल्ट्रा का मतलब है जो परंपरागत रूप से हट के लेबर यूनियन है, मान ली कांग्रेस यूनियन हो, C2 की यूनियन हो या CPI-ML की यूनियन हो, अगर उस यूनियन में पता चला कि उस एरिया में 25,000, 30,000, 50,000 जो है लोग पंजीकृत हैं और उसका कैंडिडेट खड़ा हो जाता है चुनाव में, तो उसको जो है 3,000, 5,000, 2,000 वोट मिलता है, तो बाकी लोग जो पंजीकृत थे, तो लेबर यूनियन में कोई नाबालिग तो पंजीकृत होता नहीं है, तो वो बाकी कहाँ चला जाता है? क्योंकि यहाँ वर्ग नहीं है सर, यहाँ वर्ण है। साफ तो लड़ेंगे, लेकिन जहां जो है वो वर्ण, वो मामला आ जाएगा, वहां वर्ग संघर्ष में हम और आप मजदूर हैं वो खत्म हो जाएगा। हम जो क्या हैं और आप क्या हैं वो हावी हो जाएगा हमारी जात, और हमारे जाति के कैंडिडेट हावी हो जाएंगे। इसी का फायदा भारतीय राजनीति में सभी उठा रहे हैं। चाहते सब लोग एक बात है, लेकिन होता यह है कि उनकी जाति भाई जब आ जाता है मैदान में, और जाति भाई जब जातिगत सेंटीमेंट पर अपील करता है, तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। ये स्थिति है। चलिए, शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब थे और स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर कट बोलते हैं, और इनका पूरा आकलन पूरे चुनाव भर इनको सुना है हमने। अभी 2 चरण बाकी है, कल है 6ठा, उसके बाद 7 तारीख को फिर बीच में बात करेंगे, और इनके हिसाब से इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, और जो समझते हैं उनके हिसाब से बीजेपी के चुनाव हारने की पूरी संभावना है, और बनारस में भी कुछ सीटें बीजेपी हार सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया।